हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की जो अगली कड़ी है, उस कड़ी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं उनके ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारथा द तासी के द्वारा मानी जाती है, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, अर्थात फ्रांस के विद्वान थे, जिन्होंने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने का कार्य किया है, जिसका नाम है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। उसके बाद जो द्वितीय प्रयास रहा है वो शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा रहा है, जो कि प्रथम भारतीय थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन उनके बाद लिखते हैं, फिर मित्र बंधु लिखते हैं, और अब जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम करते हैं। तो ये जो इन्होंने ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। और यह ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया, और इसे ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कैसे? सच्चे अर्थों में। तो यहाँ पर हम लोगों को कई चीजें देखनी है। एक तो जो इतिहास ग्रंथ है, इसके विषय में अध्ययन करना है, और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन वृत्त पर भी हम लोगों को प्रकाश डालना है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या बताएंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। अगर इसके प्रकाशन की बात की जाए, इसके प्रकाशन की बात की जाए, तो आप बताएंगे क्या? प्रकाशन। तो इसमें प्रकाशन में जो संस्था रही है वो कौन सी संस्था रही, तो क्या बताओगे? नागरिक प्रचारिणी प्रचारिणी सभा। और ये कहाँ थी, तो बताएंगे काशी। तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा हुआ है। समय की बात करें, अगर रचना काल की बात करें, तो क्या बताएंगे? रचना काल की बात करेंगे तो 1929 समय है, 1929 ईस्वी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। अब जो ये जो ग्रंथ है, जो रचना है, इसका सबसे पहले प्रकाशन, ठीक है, इसका जो पहले प्रकाशन हुआ था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से हुआ था। ठीक है। तो इसमें जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से इसका प्रकाशन हुआ था, उस समय इसमें त्रुटियां बहुत थी। तो उन त्रुटियों को सुधार करके दोबारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में, यानी कि स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसे प्रकाशित कराया गया था। ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। पहले यह ग्रंथ पहले यह ग्रंथ नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा, पहले यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर सागर की भूमिका के हिंदी शब्द सागर, यहाँ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषता रही थी कि आपसे जब भी पूछा जाए कि यह ग्रंथ पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? तो बताइएगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित हुआ, और पुनः उसी वर्ष इसे संशोधित करके कुछ चीजें बढ़ाकर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसे प्रकाशित कराया गया था। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं कि बाद में 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में इसका संवर्धित एवं संशोधित
एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, तो ये जो है ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या था, तो बताएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका पहले किस नाम से प्रकाशन हुआ था, तो बताएंगे हिंदी शब्द सागर की भूमिका 1929 में ही। इसका पुनः प्रकाशन कब हुआ, तो बताएंगे 1940 ईस्वी में। क्यों, तो इसमें कुछ और चीजें जोड़कर तब इसका जो है प्रकाशन कराया गया था। अब यहाँ से कुछ चीजें और लिखेंगे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी शब्द सागर के निर्माण में निम्न तीन विद्वानों ने निम्न तीन विद्वान का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान था योगदान था। तो वो कौन कौन से विद्वान रहे हैं, तो नंबर 1 में लिखेंगे आप बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। और जो दूसरा नाम है वो आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो तीसरा नाम रहा है वो लिखेंगे हम लोग रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण विद्वान थे जिनके योगदान से ही हिंदी शब्द सागर का निर्माण हो सका था। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस ग्रंथ की कुछ प्रमुख विशेषताएं, तो क्या क्या इस ग्रंथ की विशेषताएं रही है, इनको देखते हैं। चलिए, ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं। ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं जो है, इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं, तो इन पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और आइए देखते हैं क्या क्या इस ग्रंथ की विशेषताएं रही हैं। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट लिखते हैं कि इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है। ठीक है, ये जो ग्रंथ है इसमें 1000 कवियों को जो है सम्मिलित किया गया, उनके जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है, उल्लेख किया गया। फिर क्या है कि इस ग्रंथ में जो है कवियों की संख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है कि जो कवि हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, ऐसा विचार नहीं किया गया है। जो भी रहा है कि तथ्यों को इसमें प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है, जिनका साहित्यिक योगदान रहा है उन्हीं कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। जो भी गौड़ कवि हैं उनको यहाँ स्थान नहीं दिया गया है, तो प्रमुख कवियों को ही यहाँ पर स्थान दिया गया है। ठीक है, जिनका साहित्यिक योगदान बहुत ही बेहतर रहा है। फिर इसकी क्या है, एक और विशेषता है, कवियों के
काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि जो आधुनिक समालोचनात्मक पद्धति है, दृष्टिकोण है, उसको अपनाया गया है कवियों के काव्य निरूपण में। और क्या किया गया है कवियों के काव्य शैली में? कवियों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, वैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है ना? अब यहाँ जो है इन्होंने इस रचना को लिखने के लिए, इस रचना के निर्माण में या लिखने के लिए कुछ रचनाओं से जो है इन्होंने सहयोग लिया है। तो वहां से देखते हैं कि रचना के निर्माण में निम्न ग्रंथों को आधार बनाया। तो कौन कौन सी रचनाएं रही है जिनको इन्होंने आधार बनाया है? तो क्या बताएंगे? पहला बताओ, मित्रबंधु विनोद। दूसरा किसे बताया है? हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला को आधार ग्रंथ माना है इन्होंने। और तीसरा क्या बताओगे? तीसरा बताओगे कविता कौमुदी। अगर आपसे इनके रचनाकार पूछ लिए जाए तो मित्रबंधु विनोद के रचनाकार कौन होंगे? तो मित्रबंधु। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला के कौन है? तो क्या बताओगे आप? क्या बताएंगे? श्याम सुंदर दास। ठीक है, और जो है कविता कौमुदी, ये किसकी है? कविता कौमुदी किसकी है? तो बताएंगे रामनरेश त्रिपाठी जी की है। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी जी की है ये। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। और अन्य एक और रचना है जिसको इन्होंने आधार बनाया था, ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार, और ये किसकी है? तो बताएंगे ये है वियोगी हरि जी की ये रचना है। ठीक है, यहां तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी। तो ये चीजें महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, फिर आगे जो है इस रचना की जो शुरुआत होती है, ठीक है, इस रचना की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? तो नोट में लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग नोट में? क्या लिखेंगे? इस ग्रंथ का आरंभ कहाँ से माना है? तो बताएंगे सिद्धों की वाणियों से किया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि जो ये रचना की जो शुरुआत होती है
वो सिद्धों की वाणियों से इस रचना की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब कुछ चीजें और देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन, ठीक है, या फिर हम यूं कहें कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो रचना है शुक्ल की, इसमें जो है काल विभाजन क्या माना गया है, तो बताएं शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। ठीक है, तो ये जो है शुक्ल जी द्वारा जो है काल विभाजन किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में इस ओहो, इस ग्रंथ में 900 वर्षों 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को साहित्य के इतिहास को इतिहास को चार कालखंडों में चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया। ठीक है, यहां तक आपने बात समझ ली होगी। इसको चार कालखंडों में विभाजित किया गया था। तो इसके जो चार कालखंड हैं, इन कालखंडों को आइए देखते हैं कि कौन कौन से चार कालखंड रहे हैं। तो आइए देखते हैं काल विभाजन। काल विभाजन, तो काल विभाजन जो रहा है, इन्होंने पहला काल विभाजन किया है, जिसे नाम क्या इन्होंने दिया था, तो क्या बताएंगे, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल कहा जाता है, जिसे आदिकाल कहा जाता है। और वीर गाथा काल की जो समय सीमा है वो क्या बताएंगे, 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, जिसे क्या नाम दिया इन्होंने, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, और जिसे नाम किस नाम से आप जानते हैं, तो आप बताएंगे भक्ति काल। भक्ति काल, और भक्ति काल की समय सीमा क्या है, तो बताएंगे 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत। ये सभी डेटे यहाँ पर जो है विक्रम संवत तक। ठीक है, फिर तीसरा जो कालखंड रहा है वो क्या रहा है, तो बताएंगे उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल, और उत्तर मध्यकाल को किस नाम से जाना गया है, तो बताओ आप, कहेंगे रीति काल के नाम से। क्या, रीति काल। और रीति काल की समय सीमा क्या है, तो क्या बताओगे, 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। ठीक है, और जो चौथा कालखंड है, इसका नाम दिया है इन्होंने गद्य काल। क्या कहा है इसे, गद्य काल, और जिसे आप किस नाम से जानते हैं, तो आधुनिक काल के नाम से, आधुनिक काल। ठीक है, और इस आधुनिक काल की जो समय सीमा रही है वो कितनी है, तो बताएंगे 1900 विक्रम संवत से लेकर 1984 विक्रम संवत तक। ठीक, ये आपने बात समझ ली, क्लियर है ना। अब जो गद्यकाल है,
गद्य काल को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। गद्य काल को 3 भागों में विभाजित किया है। वहीं इन्होंने जो भक्ति काल है, पूर्व मध्य काल है, इसको भी इन्होंने 2 शाखाओं में विभाजित किया और 4 भागों में विभाजित किया है। तो गद्य काल को इन्होंने क्या कहा है? प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान नाम दिया है। और वहीं जो भक्ति काल का इन्होंने विभाजन किया है, तो पहले 2 शाखाओं में निर्गुण शाखा, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में इन्होंने विभाजित कर दिया। निर्गुण निर्गुण काव्य धारा को इन्होंने संत काव्य में, ठीक है, और क्या कहेंगे, संत काव्य को इन्होंने ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में इसे बांट दिया है और दूसरा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं भक्ति काल का काल विभाजन। आइए भक्ति काल का काल विभाजन देखते हैं। भक्ति काल का काल विभाजन। तो भक्ति काल का काल विभाजन किस तरीके से किया है मेरे बंधुओं, तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने किया भक्ति काल, सबसे पहले भक्ति काल है, और भक्ति काल को किस वर्ग में बांट दिया, तो बताएंगे इसको 2 शाखाओं में बांट दिया। 2 शाखाओं में बांट दिया है, जिसको इन्होंने कहा है निर्गुण काव्य धारा। क्या माना है इसको? निर्गुण काव्य धारा कहा है, और दूसरे को कहा इन्होंने सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा, ठीक है। अब जो है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के पुनः 2 भेद कर दिए इन्होंने। एक को क्या कहा है? एक को क्या कहा है? ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, और दूसरे को कहा है प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, ठीक है। सगुण काव्य धारा को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, कृष्णाश्रयी काव्य धारा, और इसे कहा है रामाश्रयी, रामाश्रयी काव्य धारा। तो ये जो है इन्होंने इस तरीके से इसका काल विभाजन किया है। किसने? तो बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। जहां ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो बताएंगे ये हो गया आपका संत काव्य, जो कि राम कुमार वर्मा ने ये नाम दिए हैं संत काव्य। और इसे प्रेमाश्रयी को कहा है प्रेम काव्य नहीं, इसे कहा है सूफी काव्य। तो इसे राम कुमार वर्मा जी ने सूफी काव्य कहा है, और इसे कृष्ण काव्य कहा है, कृष्ण काव्य नाम दिया है, और यहाँ इसे राम काव्य कहा गया है, राम काव्य। और ये किसने कहा है, ये बताएंगे राम कुमार वर्मा जी ने ये नाम दिए हैं। छोटे छोटे नाम करण जो है राम कुमार वर्मा जी ने किए हैं। अगर आपसे इनके प्रमुख कवियों की बात करें, तो ये जो है प्रमुख कवि इनके बात कर लें, प्रमुख कवि किसके, तो संत काव्य के कबीर हो जाएंगे, सूफी काव्य के जायसी हो जाएंगे, और कृष्ण काव्य के जो है सूरदास होंगे, और आपके राम काव्य के तुलसीदास जी हो जाएंगे, तुलसीदास। ये जो है प्रमुख कवि इसके माने जाते हैं, अगुआ कवि माने जाते हैं। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब कुछ चीजें और लिख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का जो नामकरण किया है, वीरगाथा काल का जो नामकरण किया है, उसमें निम्न 12 ग्रंथों को आधार माना है। तो उन ग्रंथों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम
वीरगाथा काल, वीरगाथा काल निम्न 12 ग्रंथों के, निम्न 12 ग्रंथों के आधार पर किया। अब ये 12 ग्रंथ है कौन कौन से, तो इनको आप लोग जरूर देखिएगा कि वैसे तो बहुत मुश्किल है कि पूछे, फिर भी देखते हैं कौन कौन से किए हैं इन्होंने। तो क्या बताएंगे, पहला ग्रंथ बताइए, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। दूसरे में आप लिखेंगे हमीर रासो। हमीर रासो। तीसरा लिखेंगे विजयपाल रासो। चौथे में लिखेंगे परमाल रासो। ठीक है, पांचवे में क्या लिखेंगे, कुमान रासो। कुमान रासो। छठा क्या बताएंगे, तो बताएंगे बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। ठीक है, तो ये 6 ग्रंथ हो गए। कौन कौन से, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और बीसल देव रासो। फिर क्या लिखेंगे, सातवां, सातवां है कीर्ति, कीर्ति लता। आठवीं जो है कीर्ति पताका है, कीर्ति पताका हो गई आठवीं। नवीं क्या हो जाएगी, तो बताएंगे विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली। ठीक है, 9 ये हो गई। अगला बताएंगे 10वें में जय, क्या बताएंगे, जय मयंक, मयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। 11वें में हो जाएगी जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। ठीक है, जयचंद प्रकाश हो जाएगी। और 12वां कहेंगे, 12वां जो है खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां। तो ये जो है 12 ग्रंथ इन्होंने आधार बनाए हैं वीरगाथा काल का नामकरण करने के लिए। कितने, 12 ग्रंथों को आधार बनाया है वीरगाथा का काल का नामकरण करने के लिए। ठीक ना, चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा सा और। इनका एक कथन है और इन्होंने कहा है, यदि प्रबंध काव्य, यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है, एक वन स्थली है, तो मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ, एक चुना हुआ गुलदस्ता है, गुलदस्ता है। तो ये इनका कोट जरूर याद रखिएगा, कोटेशन याद रखिएगा। तो हम लोगों ने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अध्ययन कर लिया है। ठीक है, कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जिस ग्रंथ को लिखा था, ये हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब आज इतना ही रखेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन वृत्तांत देखेंगे और इनके द्वारा रचित अन्य रचनाओं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह कंटेंट आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा होगा और यह कंटेंट आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसे बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। आप इसी प्रकार से हमारे साथ हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। आपको यकीनन बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको थ्योरी की क्लासेस और जो इसकी प्रैक्टिस, प्रश्नोत्तरी, आपको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।